हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में। दोस्तों, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तब आया था जब देश में आपातकाल का साया था, देश में आपातकाल लगा हुआ था। तो पहले हम थोड़ा आपातकाल के बारे में जान लेते हैं कि देश में आपातकाल क्यों लगाया गया था, क्या वजह थी। और ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, आपातकाल के साये में आया था। तो इसने कहीं ना कहीं हमारे किन किन अधिकारों की हत्या करने की प्रयास की या किसको कम करने का प्रयास किया, संसद की किन शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि एक निरंकुश शासन की स्थापना की जा सके। तो चलिए पहले हम आपातकाल के विषय में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें एक पृष्ठभूमि का पता चल सके कि किस पृष्ठभूमि में जो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन आया था, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, बात है सन 1971 की। देश में होते हैं लोकसभा के चुनाव और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है। देश के प्रधानमंत्री चुनी जाती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और उनके खिलाफ प्रतिद्वंदी थे राजनारायण। चुनाव होने के लगभग 4 साल के बाद में राजनारायण इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस फाइल करते हैं कि इंदिरा गांधी ने सत्ता में रहते हुए इस चुनाव को जीतने के लिए प्रशासनिक मशीनरी का इस्तेमाल किया है और गलत तौर तरीकों का इस्तेमाल किया है। आय से जितना एक खर्चा नियत किया गया था चुनाव को लड़ने के लिए, उससे ज्यादा खर्चा किया है। तो 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जो हैं वो इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाते हैं और उनको दोषी करार दिया जाता है। उनके इस चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया जाता है और उनके 6 वर्ष तक के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती है। इंदिरा गांधी इस फैसले को मानने से इनकार कर देती हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील लेकर के पहुंच जाती हैं। 24 जून सन 1975 को सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए हुए फैसले को बरकरार रखती है। और इसी 24 जून को फैसला आने के बाद 25 जून सन 1975 को एकाएक देश में आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है और बहुत सारे राजनेताओं, सोशल वर्कर्स, समाज सेवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, इन सबको जेलों में डालना शुरू किया जाने लगता है। ये आपातकाल 21 मार्च सन 1977 तक लगभग 21 महीने तक चलता है देश में। तो ये कुछ एक पृष्ठभूमि थी। इसी आपातकाल के दौरान आता है 42वां संविधान संशोधन और इस संशोधन के जो प्रावधान है वो इतने बड़े हैं, इतना बड़ा ये संशोधन था कि कुछ लोग इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटे संविधान या लघु संविधान के रूप में भी कहते हैं। और वास्तव में अब तक जितने भी संविधान संशोधन आए हैं उन सब में सबसे बड़ा अगर संविधान संशोधन है तो वो ये 42वां संविधान संशोधन है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि कौन कौन से प्रावधान संविधान के ऐसे थे जिनको परिवर्तित करने का प्रयास किया गया। तो देखिए, पहला जो संशोधन था वो संविधान की प्रस्तावना में ही किया गया। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 जो शब्द हैं ये जोड़ दिए जाते हैं। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जो हैं वो प्रस्तावना में जोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा एक समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। इस स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दी थी कि यदि देश के संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत दिए हैं, तो ऐसे कर्तव्यों का भी वर्णन किया जाना चाहिए जो कर्तव्य देश के नागरिकों के लिए होने चाहिए। और इस समिति ने सिफारिश भी की थी कि यदि कोई व्यक्ति इन कर्तव्यों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्वर्ण सिंह समिति की काफी सिफारिशें मानी जाती हैं, और लेकिन जो सजा के प्रावधान की बात उन्होंने की थी वो बात शामिल नहीं की जाती है। तो दोस्तों, इन मूल कर्तव्यों को शामिल करने के लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ा जाता है, 4 का, और अनुच्छेद 51 का को इस 4 का के अंतर्गत रखा जाता है, भाग के अंतर्गत रखा जाता है। और सारे के सारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट था
वो था राष्ट्रपति के लिए। कई बार ऐसा होने की संभावना थी कि जैसे संसद कोई कानून बना करके भेजे और राष्ट्रपति से कहे कि आप इस पर साइन कर दो जिससे कि ये लागू हो सके। तो राष्ट्रपति जो है वो उतना बाध्य नहीं था। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने यह प्रावधान किया कि कैबिनेट की अगर सलाह दी गई है, कैबिनेट की सलाह, तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। यानी कि कैबिनेट जो एक खास खास मंत्रियों का समूह है, वो यदि राष्ट्रपति को सलाह देता है तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी होगा। आगे देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एक भाग 4 का जोड़ा गया था, वैसे ही एक भाग 14 का 14A भी ऐड किया गया था। इसमें क्या था कि प्रशासनिक अधिकरणों को शामिल किया गया था। बहुत सारे अधिकरण बनाए जाने थे जिनसे कि और बहुत सारे काम करवाए जा सके। इसके अलावा 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या था कि सन 1971 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से देश में सीटों का परिसीमन, यानी कि जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है या जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो क्षेत्र होते हैं उसको 2001 तक के लिए फिक्स कर दिया गया है कि 2001 तक जितने भी चुनाव होंगे उनमें जो परिसीमन किया जाएगा उसके लिए जो आधार माना जाएगा वो 1971 की जनगणना को माना जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला 6 नंबर का पॉइंट क्या है? संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। दोस्तों अभी तक क्या होता आया था कि यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता था तो न्यायालय उसकी जांच कर सकता था। यदि न्यायालय ऐसा पाता था कि ये संशोधन संवैधानिक मान्यताओं के खिलाफ है या किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग किया गया है जो संविधान की मान्यताओं के खिलाफ है, किसी गलत चीजों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है, तो उस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अमान्य घोषित किया जा सकता था। लेकिन इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। ऐसा कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, वो इनकी जांच नहीं कर सकते हैं। अगला देखते हैं। जो रिट क्षेत्राधिकार होते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय के, यानी कि रिट मतलब अगर हमें कोई अपील करनी है, कोई रिट डालनी है, तो उसमें जो उच्चतम और उच्च न्यायालय के जो अधिकार हैं उनको कम करने का प्रयास किया गया। अगला देखिए, अभी हमारे देश में क्या होता है, 5 साल का कार्यकाल होता है लोकसभा का और राज्य विधानसभाओं का। तो इस 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष करने का प्रावधान किया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन जब आता है तो इसे निरस्त भी कर दिया जाता है। अगला देखिए, अगला जो पॉइंट है वो ये है कि यदि राज्य के द्वारा या देश के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों या नीति निर्देशक जो बातें दी गई हैं संविधान में उनका पालन करते हुए यदि कोई कानून बनाया गया है और वो कानून कुछ मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उसे इस अधिकार पर कोर्ट के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता कि वो मूल अधिकारों का हनन करता है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहीं ना कहीं मूल अधिकारों के ऊपर तवज्जो या वरीयता देने का प्रयास किया गया। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट है, यदि राष्ट्र विरोधी जो कार्यकलापों में लगे हुए लोग हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी है, विधि बनानी है, तो ऐसी जो विधियां होंगी, जो ऐसे कानून बनाए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं मूल अधिकारों पर हावी रहेंगे। यानी कि जिन व्यक्तियों पर ये विधियां या कानून लगाए जाएंगे उनके मूल अधिकारों को कहीं ना कहीं हनन होगा। अगला देखते हैं। अगला क्या है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी कुछ परिवर्तन किया गया और कुछ नीति निर्देशक तत्व जो थे वो नए जोड़े गए। तो देखिए पहला क्या था, पहला था बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, और इसको अनुच्छेद 39 के अंतर्गत जो है वो जोड़ा जाता है। अगला देखते हैं, समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को कानूनी सहायता देने के लिए अनुच्छेद 39 का को जोड़ा जाता है, 39 ए को नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐड किया जाता है। अगला जो है पॉइंट वो ये है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। ठीक है, इसको 43 के अंतर्गत ऐड किया जाता है। अगला जो है वो रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने तथा जंगलों एवं वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान जो है वो आर्टिकल
48A के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए जाते हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल जो हैं वो शामिल किए गए हैं? एक आर्टिकल 39 शामिल किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। दूसरा 39A यानी कि 39, 39A, 43A और 48A, ये 4 जो थे वो शामिल किए गए। अगला देखिए, अगला है भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना। दोस्तों, इस संविधान संशोधन से पहले ऐसा क्या होता था कि यदि देश में आपातकाल की घोषणा करनी है तो वो पूरे देश के लिए घोषणा की जाती थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि कुछ विशेष जगह पर ही, मान लीजिए किसी एक विशेष जिलों में या किसी राज्य में यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि उसमें आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, तो उस भाग के लिए, पर्टिकुलरली उस भाग के लिए भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान किया गया। इसके अलावा क्या किया गया कि यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल है वो एक बार में 6 महीने से 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारे देश की जो एक संघीय संरचना है उस पर एक आघात था। क्या था? इसके अंतर्गत ये था कि यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य में कानून व्यवस्था सही से नहीं है तो वो केंद्रीय बलों को राज्य में भेज सकते हैं। ठीक है, जो केंद्रीय बल हैं, सैन्य बल हैं, उनको भेजा जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, ये कुछ विषय यहाँ पर दिए गए हैं। हमारे जो संविधान में अनुसूचियां हैं, 7वीं अनुसूची हमें विषयों का बंटवारा करती है कि कौन विषय जो है उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन जो विषय है उन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और कौन जो है कानून जिन पर दोनों का राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस संविधान संशोधन में क्या हुआ, 5 ऐसे विषय निकाले गए जिनको राज्य सूची से निकाला जाता है और संघ सूची में रख दिया जाता है। यानी कि ये ऐसे विषय हैं जिन पर 1976 तक कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार को प्राप्त था। लेकिन इस संविधान संशोधन के बाद समवर्ती सूची में इन अधिकारों के, इन विषयों के चले जाने से अब कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है। तो ये है शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, नापतौल तथा न्याय प्रशासन और उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अलावा सभी न्यायालय जो है यानी कि अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनका गठन और संगठन। ठीक है, अगला देखिए, अगला है एक अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की बात भी की गई। यानी कि जैसे विभिन्न अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसी प्रकार से एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन, अखिल भारतीय विधिक सेवा के गठन की बात इस संविधान संशोधन में की जाती है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि प्रस्तावित दंड के मामले में सिविल सेवक को दूसरे चरण की जांच के उपरांत प्रतिवेदन देने का अधिकार जो था वो समाप्त कर दिया गया और अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा कर दिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ सिद्धांत ऐसे थे कि जिनमें कानून बनाना है तो उन्हें अब मूल अधिकारों के ऊपर वरीयता दी जा सकती है। तो वो कौन कौन से कानून हैं? मूल अधिकारों के अंतर्गत वे अधिकार हैं जिनका कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत अगर कुछ नए नियम या नए कानून बनाए जा रहे हैं तो वे इन मूल अधिकारों पर हावी रहेंगे। तो पहला कौन सा? आर्टिकल नंबर 14 यानी कि समानता का अधिकार है, और आर्टिकल नंबर 19 यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार है, और आर्टिकल नंबर 31 यानी कि न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार था वो इन पर नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो कहीं ना कहीं हावी रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा कि ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था इसके प्रावधान कितने अधिक व्यापक थे और इसने कहीं ना कहीं संविधान के एक बड़े से हिस्से को परिवर्तित करने का प्रयास किया। इस संविधान संशोधन के बहुत से प्रावधानों को बाद में आए संशोधनों के माध्यम से खत्म भी किया गया, कुछ को न्यायालय की व्याख्याओं के द्वारा खत्म किया गया, लेकिन फिर भी आज इस संविधान संशोधन के बहुत से प्रावधान जो हैं वो बने हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।